हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम फिजियोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रीनल फिजियोलॉजी। तो पहले हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं और कुछ की टर्म्स देख लेते हैं जो कि इस टॉपिक को आगे जाके आसान करेगी। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है बेसिकली। तो हम लोग पहले एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स के नाम देख लेते हैं, फेमिलियर हो जाएं। तो ये तो आपकी रही किडनी। किडनी का जो आउटर लेयर मतलब जो आउटर पार्ट होगा उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, फिर यहाँ पे मैंने जो रेड डॉटेड लाइन में बनाया हुआ है, इसके अंदर जितना भी सब स्ट्रक्चर होगा उसको ओवरऑल हम लोग बोलेंगे मेडुला। जैसे हमने एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ा था उसी तरह से रीनल के अंदर है। कॉर्टेक्स बाहर वाले यूनिट को बोलेंगे, अंदर वाले यूनिट को मेडुला बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जाएगा नीचे, बनेगा यूरेटर। ठीक, जो मैंने यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर में दिखाया हुआ है उनको हम लोग बोलते हैं पेल्विस। ठीक, और ये जो स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम लोग इनको कभी कभी हम लोग इस नाम से बोलते हैं पेल्विक कैल्शियल सिस्टम। ठीक, या तो पेल्विस कैल्शियल सिस्टम। तो हमें ये बेसिकली तो ग्रॉस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किडनी के बेसिक फंक्शंस क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 बेसिक फंक्शंस लिख रखे हैं, इनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं कि फंक्शंस से हमें ये पता लगे कि किडनी क्यों इंपॉर्टेंट है और किडनी के फंक्शंस क्या है और किडनी बॉडी में क्यों है। तो उस वजह से ये सारे फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। अब एक एक करके हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो ध्यान से देखते हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन की। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन मतलब ये हुआ कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट करना। उनमें कौन कौन आता है? एक तो हो गया हमारा यूरिया, एक हो गया क्रिएटिनिन, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर मान लो मुझे फंक्शन किडनी का चेक करना है तो मैं यूरिया लेवल्स चेक करूं ब्लड में या क्रिएटिनिन लेवल्स चेक करूं, सवाल ये है। तो देखा ये गया है कि क्रिएटिनिन इज अ बेटर ऑप्शन। वो इसलिए क्योंकि यूरिया जो होता है बहुत सारे अदर बॉडीली फंक्शंस में यूरिया इंक्रीज हो सकता है। जैसे मान लो इंक्रीज्ड प्रोटीन डाइट, उसमें भी यूरिया इंक्रीज हो सकता है ब्लड में, लेकिन इट्स नॉट अ साइन ऑफ किडनी फेलियर। तो इसलिए यूरिया इज नॉट यूजुअली टेकन अप फॉर कंसिडरिंग द फंक्शन ऑफ किडनी। तो यूरिया बेसिकली डिहाइड्रेशन में भी बढ़ सकता है, डाइट में प्रोटीन ज़्यादा लेने से भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्रिएटिनिन इज बेटर ऑप्शन फॉर असेसिंग द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, और क्या है? मान लो ड्रग्स, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक फंडा इंपॉर्टेंट है समझना कि कैसे किडनी ड्रग्स को बॉडी से बाहर निकालती है। क्योंकि हम लोग कोई भी ड्रग लेते हैं तो हमारा उसका फंक्शन खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो ड्रग एक्सक्रीट भी होना चाहिए, हमारी बॉडी से बाहर भी जाना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे सर्कुलेशन है, ठीक, फिर यहाँ पे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक। जीआईटी हो गया। अब मान लो कि एक ड्रग है जो ओरली लिया गया, ठीक, वो आगे मूव करेगा और गट से अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, गट से अब्जॉर्ब होकर लीवर में जाएगा पोर्टल सिस्टम के थ्रू। तो ये ड्रग यहाँ लीवर में पहुंच गया। ठीक है, खास बात यह है कि लीवर को डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल या जो भी जीआईटी के थ्रू आ रहा है हमारे पास वो सारा लीवर से होते हुए ही ब्लड में अल्टीमेट आएगा। ठीक है, तो ये जो आया हमारे पास ड्रग, पहले तो क्वेश्चन ये है कि ये ड्रग अब्जॉर्ब क्यों हुआ? क्योंकि ड्रग जो था हमारा
वो लिपिड सॉल्युबल था। ठीक है, तो ड्रग लिपिड सॉल्युबल था, इसलिए रेडिली वो आसानी से डिफ्यूज होके अब्जॉर्ब हो गया, सेलुलर लेवल पे डिफ्यूज हुआ, अब्जॉर्ब हो गया और फिर लिवर तक पहुंच गया। ठीक है, अब इस ड्रग को हम लोग दो जगह से एक्सक्रीट कर सकते हैं। या तो हम लोग इसको सर्कुलेशन में भेज दें, सर्कुलेशन से फिल्टर आउट होके यूरिन में आ जाए, पहली चीज। या तो फिर इसको हम लोग बिलियरी सिस्टम के थ्रू वापस जीआईटी में सिक्रीट कर दें। ठीक है, लेकिन मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने जीआईटी के हिपैटोबिलियरी रूट से इसको वापस भेजा बाइल जूस में सिक्रीट करके, ठीक है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ये फेंक तो दिया हमने, इसको सिक्रीट तो कर दिया बिलियरी सिस्टम से, लेकिन मसला ये है कि प्रॉब्लम ये है कि ये फिर अब्सॉर्ब हो जाएगा क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, आराम से मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकता है। लिपिड सॉल्युबल का ये मतलब हुआ कोई भी चीज अगर लिपिड की बनी है तो वो लिपिड के मेम्ब्रेन के आर पार आराम से क्रॉस कर सकती है अगर लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर वाटर सॉल्युबल कोई मॉलिक्यूल है, ठीक, तो वो वाटर में ही सॉल्युबल होगा। इसका ये मतलब हुआ कि मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूज करने के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा केस इसमें नहीं होता है, लिपिड के केस में लिपिड आराम से डिफ्यूज कर सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि हिपैटोबिलियरी रूट से अगर इसको वापस एक्सक्रीट कर दिया तो वापस ड्रग अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो दूसरी चीज बची इसको सर्कुलेशन में डालने की, तो सर्कुलेशन में अगर मैंने इसे डाल भी दिया और ये चला गया किडनी में, ठीक, तो ये फिल्टर होके नहीं आ पाएगा, वो इस वजह से क्योंकि ये है लिपिड सॉल्युबल ड्रग। सिर्फ वो चीज एक्सक्रीट होती है, फिल्टर आउट होती है, यूरिन में आती है जो कि सॉल्युबल है। पानी में कोई चीज सॉल्युबल होगी तभी वो यूरिन में आएगी, प्लाज्मा में कोई चीज सॉल्युबल होगी तभी वो फिल्ट्रेट में आएगी और फिर यूरिन में आएगी। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको हमें वाटर सॉल्युबल बनाना है। वाटर सॉल्युबल बनाएगा लीवर। हमें ये मालूम है लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है, अच्छा खासा, ग्लूकोज भी बनाता है। ठीक, तो लीवर में एक चीज और बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि लीवर क्या करता है। लीवर के पास एक खास बात होती है कि लीवर लिपिड मॉलिक्यूल को वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बना सकता है। ठीक है, उसके पास ये चीज होती है। लीवर के जो हिपैटोसाइट्स होते हैं उनमें एक चीज खास बात यह है कि वो लिपिड सॉल्युबल चीज को वाटर सॉल्युबल चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, अगर मैंने कोई भी पोलर कंपाउंड इस लिपिड मॉलिक्यूल में ऐड कर दिया तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज हो सकती है, या तो फिर मैं इस लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होगा उसके अंदर छिपा हुआ एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसको एक्सपोज कर सकता हूँ। मतलब इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग के मॉलिक्यूल के जो पोलर कंपोनेंट होगा जो कि छिपा होगा उसको एक्सपोज करके मैं उसे भी वाटर सॉल्युबल बना सकता हूँ। ठीक है, तो इस तो हम ये देख रहे हैं जैसे लीवर में जो हिपैटोसाइट्स हैं, सेल्स हैं, वो ये करती हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है उसको वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी हमारी कि लीवर से जब हिपैटोबिलियरी रूट से एक्सक्रीट कर रही थी ड्रग को, तब भी वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो गया था क्योंकि लिपिड सॉल्युबल था। उसी तरह से किडनी में जाने के बाद वो एक्सक्रीट आउट यूरिन में नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल था, तो प्लाज्मा के थ्रू वो फिल्टर हो नहीं पा रहा था। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल कैसे बनाए। तो लीवर के सेल्स में फंक्शन होता है कि वो ये कर सकते हैं कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग को दो पाथवे से वाटर सॉल्युबल बना सकता है। ठीक, ये जो दो पाथवेज हैं, पहला पाथवे ये है कि एक्सपोज कर सकता है इंट्रिंसिक पोलर कंपोनेंट। ठीक, या तो फिर दूसरा तरीका यह है कि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल पर
ऐड कर दें एक पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दो तरह से लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो पहला वाला स्टेप है इनको हम लोग टाइप 1 रिएक्शंस बोलते हैं, और जो यहाँ पे हो रहा है ये टाइप 2 रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे बीटी लिख देता हूँ। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस। तो एक बार जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग था वो वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट हो गया। अब मैं किडनी के थ्रू भी एक्सक्रीट कर सकता हूं उसे, और हिपैटोबिलरी के रूट से फीसेस में भी उसको एक्सक्रीट कर सकता हूं। तो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको समराइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं ये हटा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट समरी लिख लेते हैं कि इनको हम लोग टाइप 1 बोलते हैं या फिर फेजेस के नाम से भी जानते हैं, फेज 1 रिएक्शंस और फेज 2 रिएक्शंस। ठीक, फेज 1 में मैंने क्या बोला था, एक्सपोज करेंगे। पोलर पार्ट को। ठीक, और 2 में क्या था कि हम लोग ऐड कर देंगे पोलर मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देखना है तो बहुत सिंपल है। अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो लीवर में तो दोनों ही हो रहे हैं। फेज 2 में हमारा ग्लूकोरिनेशन। ठीक, फेज 1 में हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर मैंने ये क्रिएटिनिन बताया है तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटर मार्कर। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो ये तो होगा एक्सक्रीटरी फंक्शन। हम लोग रेगुलेटरी फंक्शंस देखेंगे किडनी के। तो पहला तो आता है वाटर बैलेंस। ठीक, इसका ये मतलब हुआ कि रेगुलेटरी मतलब बॉडी में जितना फ्लूइड होगा उस हिसाब से यूरिन बनेगा। अगर आप ज्यादा पानी पी लोगे तो यूरिन ज्यादा बनेगा, कम पानी पियोगे तो वाटर कम एक्सक्रीट करेगा किडनी। ठीक है, वाटर लॉस होने नहीं देगा। तो एक तो वाटर बैलेंस हो गया। दूसरा होता है फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मेंशन करूंगा और उनके नॉर्मल रेंजेस जो हमें आने चाहिए। पहला तो हो गया सोडियम। सोडियम का नॉर्मल ब्लड में लेवल कितना होना चाहिए, तो बेसिकली 135 से लेके 145 तक। ठीक, मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। ठीक, तो ये एक रेंज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम का ब्लड में नॉर्मल लेवल होना चाहिए 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। मिली इक्विवेलेंस बोलो या फिर मिली ऑस्मोल्स बोलो, मिली मोल्स बोलो, सेम चीज है। उसके बाद हम ले लेते हैं बाइकार्ब्स की ले लेते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का आपका बेसिकली 22 से 28 तक नॉर्मल रेंज है मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। क्लोराइड आयन बेसिकली 99 टू 100 मान लो, ±5। ठीक, मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। और किसकी लिख सकते हैं, और कैल्शियम की भी लिख लेते हैं। ब्लड में 2.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल रेंजेस हैं जो ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किडनी का फंक्शन है। सोडियम कम हो जाएगा तो किडनी का फंक्शन है कि सोडियम को रिटेन करे। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया। और तीसरा होता है हमारा पीएच बैलेंस, या फिर इसको एसिड बेस बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो नॉर्मल पीएच होता है हमारा, हम ऐसे याद रखते हैं 7.35 से लेके 7.45 तक। तो ये तो होगा एक्सक्रीटरी फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस। एक्सक्रीटरी फंक्शन हमने देख लिया, रेगुलेटरी फंक्शन देख लिया। अब हम थोड़ा एंडोक्राइन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गए। ठीक है,
तो इस तरह से है। अब हम अगला देखते हैं एंडोक्राइन फंक्शन किडनी का। अब हम लोग एंडोक्राइन फंक्शंस देख लेते हैं। तो एंडोक्राइन में बेसिकली हार्मोन्स की बात करेंगे। हमारे पास 3 हार्मोन होंगे। पहला हो गया आपका एरिथ्रोपोइटिन, दूसरा हमारा हो गया रेनिन, और तीसरा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक, एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। तो बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये हमारा, मैं यहाँ पे आपको ऐसे बना के दिखाऊं, अगर ये है नेफ्रॉन, ये इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनली, फिर उसके बाद थिक असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनली, फिर उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक, तो यहाँ से जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, ये हो गया एफरेंट आर्टीरियोल, उसके बाद यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होंगी और ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, ये क्या करती है ना, ये इफरेंट आर्टीरियोल बेसिकली आपके पूरे नेफ्रॉन की तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम होता है, इस ब्लड वेसल का नाम होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक, या फिर पेरिट्यूबुलर वेसल्स। तो ये जो पेरिट्यूबुलर वेसल्स होती है ना, ठीक, तो ये पेरिट्यूबुलर वेसल को अगर मैं जूम करके बनाऊं, तो इसके अंदर होती हैं एंडोथीलियल सेल्स। तो ये जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो पेरिट्यूबुलर ब्लड वेसल है, इसके जो एंडोथीलियल सेल्स होंगे, इन पे बेसिकली रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स बेसिकली ऑक्सीजन को नापते हैं। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तो ये इस रिसेप्टर को इनहिबिट करके रखेगा। ठीक है, और इस रिसेप्टर का काम क्या है, ये रिसेप्टर क्या करता है कि जो एंडोथीलियल सेल का न्यूक्लियस होगा, ठीक, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू एक जेनेटिक एक्सप्रेशन को, जो जेनेटिक इनकोडिंग है, उसको एक्सप्रेस करेगा उस प्रोटीन को, और फिर एरिथ्रोपोइटिन बनाएगा। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन बनता कैसे है ये भी देख लिया, और कैसे रिलीज होता है ये भी देख लिया। पेरिट्यूबुलर वेसल्स हैं, ठीक, इफरेंट आर्टीरियोल से पेरिट्यूबुलर वेसल्स बनी। इस पेरिट्यूबुलर वेसल के अंदर जो एंडोथीलियल सेल है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हैं और वो ऑक्सीजन को सेंस कर रहे हैं। तो इनका काम क्या है कि ये रिसेप्टर्स बेसिकली जब ऑक्सीजन रहेगा, नॉर्मल लेवल ऑक्सीजन का रहेगा, तो ये रिसेप्टर को इनहिबिट करके रखेगा। तो ये चीज जो जेनेटिक एनकोडिंग एरिथ्रोपोइटिन के लिए है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। अगर मान लो किसी कारण हाइपोक्सिया है, ठीक, तो ये वाली चीज एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारा एरिथ्रोपोइटिन बनने लगेगा। एरिथ्रोपोइटिन बनेगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा तो आरबीसी मास बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा ये एरिथ्रोपोइटिन बनता है। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे लिख देता हूँ, पेरिट्यूबुलर ब्लड वेसल्स एंडोथीलियम। ठीक, अब हम रेनिन का देख लेते हैं। इसको यहां से मैं हटा देता हूं। रेनिन कैसे बनता है, तो मान लो मैं फिर से एक एग्जांपल नेफ्रॉन के थ्रू, ये मेरा नेफ्रॉन है, फिर ये मेरा पीसीटी है, लूप ऑफ हेनली है, कलेक्टिंग, ठीक, तो इस तरह से नेफ्रॉन है। तो ये जो यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल, उसके बाद ग्लोमेरुलर, उसके बाद इफरेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ सेल्स होती हैं बेसिकली आपके ग्लोमेरुलस के पास, ठीक, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। ठीक है,
तो ये क्या करती हैं कि इन सेल्स के बेसिकली इन सेल्स को हम लोग पोल्किसन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ मैक्युला डेंसा भी होता है, ठीक है। और इस पूरे एपरेटस को हम लोग बोलते हैं जेजी एपरेटस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो ये जो पोल्किसन सेल्स होती हैं तो ये रेनिन बनाती हैं, ठीक है। मैक्युला डेंसा हमारा ऑक्सीजन लेवल को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और प्रेशर देखेगा। और पोल्किसन सेल्स क्या है, रेनिन बनाती हैं, ठीक है। और हमें मालूम है रेनिन कहाँ काम आता है, रेनिन काम आता है रास सिस्टम में, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बचा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली सिर्फ इन्फ्लेमेटरी या कोई भी स्ट्रेस के वक्त कोई भी सेल रिलीज कर सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया एंडोक्राइन फंक्शन। अब हम मेटाबॉलिक फंक्शन देख लेते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन को मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, विटामिन डी। मान लो कि बॉडी में कैल्शियम कम है, ठीक, कैल्शियम लेवल लो हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा तो वो जाके किडनी में ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है। तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, एक फाइनल जो होता है हाइड्रोक्सिलेशन कोलेकैल्सिफेरॉल का, वो करता है। पहला हाइड्रोक्सिलेशन कोलेकैल्सिफेरॉल का लीवर में होता है। जो 1 वाला होता है, फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे हाइड्रोक्सिलेशन होता है, वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज करता है, किसके प्रेजेंस में, पैराथायरॉयड हार्मोन के प्रेजेंस में। तो जब ये कंपाउंड बन जाता है, इसी को एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी बोलते हैं। तो ये फिर जाके गट से क्या कर, जीआईटी से क्या करेगा, कैल्शियम अपटेक बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये हो गया मेटाबॉलिक फंक्शन। तो मैंने एक ओवरव्यू में यहाँ पे फंक्शंस डिस्कस कर लिए हैं किडनी के। अगले में हम लोग थोड़ा सा कैपिलरीज, एफरेंट कैपिलरी, इफरेंट कैपिलरी, ग्लोमेरुलर एपरेटस, उसके बारे में, बोमन्स कैप्सूल, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। आई होप आपको रीनल फिजियोलॉजी का जो फंक्शंस वाला पार्ट था आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।